सो टेल अस कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर क्या क्या टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं और क्या क्या हिडन टैक्सेस भी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। हम्म तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई किसी का प्रॉफिट बन भी रहा है रियल एस्टेट में, तो सबसे पहले वो रियल एस्टेट को खरीदेगा। अच्छा। तो अगर कोई भी रियल एस्टेट खरीदता है और वो 50 लाख से ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसको टीडीएस जमा करना पड़ता है। हाँ। तो एक तो सबसे पहले टैक्सेशन से यहीं से इंट्रोड्यूस हो जाता है, कोई भी अगर किसी को पहले रियल एस्टेट बाय करना है। हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन जैसे ही हुआ तो उस पर जो भी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। ओके। अब कैपिटल गेन दो तरीके के होते हैं इंडिया में, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा। तो अगर आपका कोई भी कैपिटल गेन विद इन 24 मंथ्स हो रहा है, आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी और 24 मंथ्स के अंदर सेल आउट कर दी, ओके। तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अच्छा। एंड अगर आपने 24 मंथ्स के बाद सेल आउट करी तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ओके। अब दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेशन अलग होता है। ओके। शॉर्ट टर्म में बात करें, देखिए हमारे इंडिया में स्लैब्स हैं, 5% से स्टार्ट होती है, 30% तक जाती है। अभी आपने सुना होगा बजट 2025 में जो स्लैब्स है 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू होगा। या तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो स्लैब्स में देखा जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ। अच्छा। तो उसके बेसिस पे स्लैब लगेगी, जो कि होती है 5%, 10, 15, 20, और 24 लाख से ऊपर इनकम है तो आपका 30% लगना शुरू हो जाता तो वो आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाता है। है। राइट राइट राइट। ओके। और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको दो चीजें उसमें आ जाती हैं, इंडेक्सेशन और एक विदाउट इंडेक्सेशन। ओके। अगर आपने इंडेक्सेशन लिया तो आपको कैपिटल गेन 20% देना पड़ेगा फ्लैट। ओके। और अगर आपने इंडेक्सेशन नहीं लिया तो आपका 12.5% होता है। बट अभी गवर्नमेंट ने इस बजट में ये भी हटा दिया है। अच्छा। तो क्या करा है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी बेचते हैं तो इंडेक्सेशन को अलाउ नहीं करेंगे और 12.5% उस पर डायरेक्ट फ्लैट टैक्स लगेगा। इस पर काफी हल्ला हुआ, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि महंगाई दर बहुत बढ़ चुकी है। या तो इंडेक्सेशन का थोड़ा मैं पहले बता देता हूँ, इसमें एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, अब जाके आज की डेट में वो 2 करोड़ की हो गई और हो भी गई है, रियलिस्टिक है, ऐसा हो चुका है। बिल्कुल हुआ है। अब आप सोचो ना कि 1,90,00,000 पे आपको 12.5% पे करना है। ओ वाओ। और इससे पहले क्या होता था कि वो 10 लाख की वैल्यू को देखते थे महंगाई दर से कि आज की डेट में अगर वो खरीदते तो क्या उसकी वैल्यू होती, वो निकल के आती है फॉर एग्जांपल 1.5 CR। ओके। तो आपने 2 करोड़ की बेची और 1.5 CR उसकी इंडेक्स्ड कैपिटल कॉस्ट है, तो केवल 50 लाख पे टैक्स देना पड़ता था, बट अब आपको 1.9 पे देना पड़ेगा। बट इंडेक्सेशन को वो इन्फ्लेशन के साथ कैलकुलेट करते थे या राइट कैसे राइट। होता था? क्योंकि ये ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है लोगों को समझने में। मैंने तो ऐसा भी देखा, अगर आप 4 CA से जाके डिस्कस करो तो चारों की वैल्यू भी कई बार अलग निकल के आती थी, क्योंकि लोगों को खुद बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए कैपिटल जो इंडेक्सेशन होता है ना वो ओपन है, सबको पता है, ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है एवरी ईयर अच्छा। महंगाई दर, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, तो वो फिक्स्ड है। बट जो आपने बोला कि हर सीए से मिलेंगे या और किसी कंसल्टेंट से मिलेंगे तो ये एक वैल्यू वेरी हो जाती है। वो होता है कि हमारी गवर्नमेंट को पुराना कितने साल तक याद रखेंगे, कब तक उसका मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके। तो उन्होंने एक अपना एक बेंचमार्क सेट किया जो कि अभी 2000 है। अच्छा। 2000 ईयर में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उससे हम इंडेक्सेशन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा। अब जो फेयर मार्केट वैल्यू जो 2000 में है वो तो किसी की भी हो सकती है। आप बोलोगे प्रॉपर्टी की 1 करोड़ वैल्यू है, दूसरा बोलेगा नहीं उस वक्त तो 1,20,00,000 होनी चाहिए। ओके। तो वो वैल्यू वेरी थोड़ी हो जाती है। तो उसके लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं, वो अपनी वैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद जो इंडेक्सेशन लगती है वो फिक्स ही रहती है, हर किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओगे आप। बट अब गवर्नमेंट ने ये कंफ्यूजन खत्म कर दी है, अब उन्होंने फिक्स्ड आई थिंक स्लैब बना दिया 12.5% का। राइट। बट इससे मुझे लगता है कि टैक्स पेयर्स का नुकसान हुआ है। अच्छा। क्योंकि अगर किसी ने रिसेंटली प्रॉपर्टी खरीदी है उसके लिए तो ठीक है, बट किसी की प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है या तो आज की डेट में तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, बट उस वक्त कुछ भी नहीं थी। कुछ लोगों ने तो 500 रुपए में खरीदी है और आज की डेट में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ है। तो आप समझो ना पूरे 10 करोड़ पे 12.5% लगेगा। ओहो। तो इस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, बट गवर्नमेंट ने क्या करा, फिर इसको वापस लिया और बोला कि आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने अच्छा। जुलाई
2025 तक कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है इससे पहले, तो आपके पास ऑप्शन है, आप इंडेक्सेशन भी ले सकते हो और विदाउट इंडेक्सेशन भी 12.5% पे कर सकते हो। एंड जुलाई 2025 के बाद जो भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है उस पर फ्लैट आपको 12.5% है। तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी, चॉइस दे दी टैक्स पेयर को कि आप खुद चूज कर लो, जहां पर भी आपको ज्यादा फायदा मिलता है आप उस हिसाब से टैक्स पे कर दो। राइट राइट राइट। ओके। एंड ये तो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपने बताया प्रॉपर्टी खरीदते समय अब टीडीएस भी मैंडेटरी हो गया है, बट साथ ही साथ जीएसटी भी लगता है। अब गुड़गांव में रेजिडेंशियल खरीदो या कमर्शियल खरीदो उसके ऊपर जीएसटी भी आता है, वो फिर कहाँ जाके ऐड होता है? ऐसा है कि जब तक कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आ रहा तो वो एक कॉमोडिटी है। ओके, ऐसा टेक्निकल डेफिनेशन में माना जाता है। ऐसा गवर्नमेंट कहती है। राइट। ओके, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अच्छा तो वो जीएसटी की डेफिनेशन की कवरेज में आ जाती है और उस पर जीएसटी लग जाता है। अच्छा, जैसे ही आपका ओसी आ जाता है फिर आपको उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि अगर किसी को जीएसटी से प्रॉब्लम हो रही है तो जब जिस बिल्डर को ओसी मिल चुका है उस प्रॉपर्टी का उसके बाद वो खरीदे, जीएसटी नहीं लगेगा और वो एटलीस्ट जीएसटी की कॉस्ट तो सेव कर ही लेगा। हाँ, और उसको प्रॉपर्टी भी रेडी मिल जाएगी, उसको एकदम से इमीडिएट पोजेशन मिल जाएगा, कोई रिस्क नहीं रहेगा। Right. बट गुड़गांव जैसी सिटी में तो सर सारी प्रॉपर्टी बिकती आजकल अंडर कंस्ट्रक्शन है, राइट। क्योंकि सप्लाई है नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आजकल तो आपने भी सुना ही है, बिल्डर लॉन्च करता है प्रोजेक्ट और विद इन 1 वीक प्रोजेक्ट बिक जाता है। ऑल्दो मार्केट अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब उतनी फास्ट नहीं है, बट मेजॉरिटी तो माल बिकता है यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये तो इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि उसको जीएसटी को का नुकसान झेलना है या उसको पिकअप पकड़ना है कि मैं आज जो खरीद रहा हूँ आगे जाके प्रॉफिट जो होगा तो उसको पिकअप करना है। तो ये तो इन्वेस्टर को वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, एटलीस्ट उस पे उसको Right. कैपिटल गेन तो नहीं देना राइट पड़ेगा। राइट। सो इट विल बी एडेड इन दी कॉस्ट, और जो भी जब भी वो बेचेंगे तो वो कॉस्ट में ऐड होगा एंड डेफिनेटली जो भी प्रॉफिट का जो वैल्यू होगा वो रिड्यूस होगा, देयरफॉर इनकम टैक्स भी रिड्यूस हो जाएगा उस पर। बट इसमें भी ना गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा रखे हैं। मेरे को ऐसा लगता है रेजिडेंशियल में 5% जीएसटी है एंड कमर्शियल के अंदर इट इज़ 12%। राइट। तो आप सोचो कि अगर आप 1,000 रुपये का खाना खाने जा रहे हो तो आपको 12% नहीं चुभेगा, बट यहाँ बात हो रही है करोड़ों की। Correct. आप करोड़ों की अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 12% जीएसटी देना पड़े तो 12 लाख तो सीधा वहीं चला गया। राइट। और इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेट हो जाती है, जो कि एक्चुअली में है नहीं एंड इन्फ्लेशन भी फिर बढ़ता ही है। या एंड उसके लिए क्योंकि टैक्सेस वहाँ ख़त्म नहीं होते, देन आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी Right. है, आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करने हैं, तो वो टैक्सेस तो फिर ख़त्म ही नहीं होते प्रॉपर्टी अगर लेनी है आपको तो।